हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल अकाउंट को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है और तमाम ढेर सारी बातें करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग जल्दी से फाइनल अकाउंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिए भैया, फाइनल अकाउंट क्या होता है। इसके बारे में जो बात हम करने जा रहे हैं वो अभी आप लोग के माध्यम से करेंगे। क्या आप लोग को पढ़ना है फाइनल अकाउंट क्या होता है, यही पढ़ना है ना। तो जल्दी से जान जाए फाइनल अकाउंट। जैसे कि अपने नाम से ही बोल रहा है कि भैया ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी किसकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स की, अकाउंट्स की। तो 3 वर्ड हम जानते हैं, 4-5 वर्ड अकाउंटिंग में तो हम लोग जान ही चुके हैं पिछली की कक्षाओं में। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग से कैसे संबंधित है, अकाउंटेंसी कैसे संबंधित है, ये सब बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर लिया था। तो जब हम पहले क्या करते थे, प्रोसेस आप समझिए। जब हम साइकिल ऑफ अकाउंटिंग आपको बताए थे, साइकिल ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, तो वहां पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले आपका भैया क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट्स होना चाहिए। बैकग्राउंड दे रहा हूं, थोड़ा आप लोग समझिएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट्स होने चाहिए। और इसी इकोनॉमिक इवेंट्स को आप किसमें ट्रांसफर करते हो, इसी इकोनॉमिक इवेंट्स को जब आप मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हो या मॉनेटरी टर्म्स में आप क्या करते हो, चीजों को करते हो, तभी तो हम इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कर पाते हैं। कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो, कोई ऐसी आर्थिक घटना जो मॉनेटरी टर्म्स में हो। अच्छा, जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वहां पे भी हम लोगों ने बात किया था मुद्रा माप की अवधारणा, पढ़ा था ना। मुद्रा माप की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी, यही तो। यानी हर उस इकोनॉमिक इवेंट्स को हम क्या करते हैं, मौद्रिक रूप में परिभाषित करते हैं, मौद्रिक रूप में मापदंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सेकेंड, जो हमारा चरण था, वह क्या था, जो दूसरी हम लोग गतिविधि करते थे, वास्तव में हम करते थे जर्नल। याद आ रहा है कुछ, क्या करते थे, जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है, ये जोड़ मतलब होता है डे टू डे, और एंट्री को मेंटेन करना। बुक कीपिंग इज द कीपिंग ऑफ द बुक एंड इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बुक कीपिंग। जर्नल क्या है, जर्नलाइज करना, बताया था ना। लेजर में करने को पोस्टिंग करते हैं कहते हैं, और जर्नल में जब चीजों को हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। डे टू डे बेस पे होता है, क्योंकि सेवरल क्या होते हैं, ढेर सारे हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, और उनको मेमोरीज में रखने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो जर्नल कर लिए। जर्नल, बुक कीपिंग में जो हम करते हैं उसी को कहते हैं जर्नल। जैसे बुक कीपिंग का मतलब क्या, बुक को कीप करना। कोई कॉपी है, कोई बुक है, उसको आप रखो। मान लो ये बुक हमने बना दिया, अब इसमें कुछ तो लिखोगे आप, कुछ तो लिखोगे। तो वही एक फॉर्मेशन क्या हो गया, इधर डेट होता है, इधर पर्टिकुलर होता है, इधर लेजर फेलियो, इधर कर लो, इधर डेबिट अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, यही तो होता है। 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, मालूम है। जर्नल हो गया भाई। चलो, जर्नल लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जर्नल कर लिए। जर्नल के बाद क्या किया, डिफरेंट सब्सिडियरी बुक को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि भैया ये जर्नल है, और ये जर्नल हमारा क्या है, इस अकाउंट से संबंधित है, तो उसको उस सहायक पुस्तक में रख दो। परचेज से संबंधित है, परचेज से रख दो। कैश से संबंधित है, कैश से रख दो। कैश के सेवरल हमने टाइप बताए थे बुक रखने के लिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम बताया था ना। तो उसमें हमने क्या किया, रख दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पर चीजों को रख दिया। अच्छा, रख तो दिया, मगर अब समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भैया एक जैसे अगर हमारे पास अकाउंट है, एक जैसे है और उसी से संबंधित है, तो हम क्यों अलग अलग बिखराव में रखें चीजों को। हम क्या करेंगे, तुरंत क्लब करेंगे, और वही क्लब करने का जर्नल के हिसाब से जब तरीका होता है तो उसे हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं, लेजर, ठीक है। जर्नल में लिखने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, जर्नलाइजिंग, ठीक है। और लेजर में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। यह प्रश्न में पूछा जाता है, पूछा गया है,
आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पोस्टिंग कर लिए। पोस्टिंग लेजर हमको एक ऐसा मापदंड देता है, एक ऐसा मापदंड देता है जहां पर हमको अब क्या हुए, इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, यानी इंटरप्रिटेशन करने में हमको थोड़ी सुविधा का दृष्टिकोण प्राप्त होने लगा। लेजर के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं भैया, हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस, जिसे हम तलपट कहते हैं कि डेबिट का बैलेंस कितना है, क्रेडिट का बैलेंस कितना है, दोनों को मैच कराते हैं। और इसके भी हमने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि 4 तरीके से ये बनते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। लेजर के बाद क्या किया हमने, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेशन किया। ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है, डेबिट और क्रेडिट कितना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वह हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है। यहां तक तो बातचीत सही रही, यहां तक तो बातचीत सही रही। अब आगे की जो प्रक्रिया है वही ट्रायल बैलेंस के आधार पे अब हम जो पढ़ रहे हैं, यहां पर आएगा आपका क्या भैया, फाइनल अकाउंट। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेजर की हेल्प से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट। आप खुद समझो ना, हम लोग जब 11th 12th की बुक खोलते थे तो आपने कभी नहीं सोचा कि फाइनल अकाउंट पहले क्यों नहीं आया, और हम क्या कहते हैं, इज बुक कीपिंग आर्ट और साइंस, क्या पुष्प पालन कला है या विज्ञान है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको दिख रहा है कि नहीं, तारतम्यता है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, बताओ भाई, है ना, मजा आ रहा है। तो फाइनल अकाउंट तक पहुंचने के लिए हमको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ा। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें चाहिए हमने ऑलरेडी बता दिया है, 3 गोल्डन रूल बताया है आप लोग को। जो है कौन कौन सा, 3 जनरली तो हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, पर्सनल और नॉमिनल और रियल, और तीनों के अलग अलग हमने बता रखा है। बता दो जल्दी से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गोल्डन रूल क्या होता है पर्सनल का, नहीं, पर्सनल व्यक्तिगत का, रुद्र बताओगे, देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है, मतलब गिवर द क्रेडिटर एंड रिसीवर द डेबिटर। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है भाई, एकदम इजी। एक दिन में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, आप मतलब थोड़े वो हो तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बातचीत उस पर कर लेंगे, ठीक है। या मेरे वीडियो पढ़े हैं, वहां पे भी आपको चीजें इजिली समझ जाएंगे क्यों करते हैं। अच्छा, ये तो बात की हम किसकी, इंडिविजुअल की, ठीक है। इसमें भी तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल, होते हैं ना। चलो, ये तो बात की है पर्सनल अकाउंट की। बात कर लेते हैं रियल के, जो दिख जाता है, रियल के जो दिख जाता है, जो दिखता उगता है उसी को तो रियल कहते हैं, जिसे फील करते हैं, दिखता है, रियल अकाउंट होता है भाई, पक्का। अच्छा, रियल अकाउंट भी 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो टच कर ले, इनटेंजिबल मतलब जो ना कर पाओ, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, सारे है ना, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग, है ना, है कि नहीं भाई। अब रियल के गोल्डन रूल क्या है, हाँ सही बता रहे हैं, बताइए सही बता रहे हैं, ऐसे ही होता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके यहां आता है रियल। नॉमिनल तो बड़ा इजी है भाई, बस नाम का होता है, होता कुछ नहीं है। नॉमिनल अकाउंट, इसका जो गोल्डन रूल वो क्या है, एक्सपेंसेस या लॉस को करते हैं डेबिट, और इनकम या रेवेन्यू को करते हैं क्रेडिट। इसके साथ साथ जो मॉडर्न हमारा कॉन्सेप्ट है, और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो अब बात कर रहे हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्रेडल एनालिसिस। क्या कहते हैं, क्रेडल एनालिसिस। सी स्टैंड फॉर कैपिटल, आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू, डी स्टैंड फॉर ड्रॉइंग, ठीक है, और एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कमी और उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। मगर ये बताना जरूरी है कि आपने जर्नल एंट्रीज को गोल्डन रूल के माध्यम से किया, और वही सारी चीज तारतम्यता के दृष्टिकोण से आपको फाइनल अकाउंट में दे रखा है। फाइनल अकाउंट तक चीजें आई। अब फाइनल अकाउंट क्या है,
मतलब जब आप क्लब कर लिए हो, यहां से क्लब करना स्टार्ट किया है लेजर से आपने सौदों का क्लबिंग किया और क्लबिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस में और ज्यादा क्लब किया, तो आपको एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सैलरी अगर अकाउंट है तो सैलरी में कितना टोटल है। हालांकि सैलरी तो 10 20 50 लोगों को दिए होंगे ना इंडिविजुअल फॉर्म में, मगर लास्ट में आपको क्या मिलता है, कितना हमारे पास है। तो ये प्रोसेस है भैया फाइनल अकाउंट तक पहुंचने के लिए। अच्छा, फाइनल अकाउंट के बाद हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें आता क्या क्या है ये तो जान लो। आता क्या क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और न केवल ये आता है बल्कि इसके साथ बैलेंस शीट आता है। क्या आता है, बैलेंस शीट। ठीक, क्लियर। चलिए भैया, बैलेंस शीट आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। फाइनल अकाउंट के बाद अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद अब हम करते क्या है, इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी अब हम कम्युनिकेबल कुछ चीजें ला दिए हैं और उसके बाद हम बनाते हैं क्या, रिपोर्ट। ठीक है, ये तो हमारा क्या भैया, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रहे हमारे पास प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल अकाउंट के बारे में, थोड़ी इसकी स्थिति जान जाते हैं कि फाइनल अकाउंट में चीजों को क्या कैसे परिभाषित किया गया है और कैसे इसको पढ़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी कंपनी एक्ट, ऑनलाइन वाले भाई लोग, कंपनी एक्ट हमने पार्ट 1 आप लोग को दिया है, पार्ट 2 लाने में थोड़ी देरी है, इसलिए कि थोड़ा समय का अभाव है। ठीक है, तो पार्ट 2 ला देंगे, पार्ट 3 ला देंगे, आप लोग के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, परेशान ना हो आप। चलिए भैया, फाइनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू कैसे कैसे प्रावधान किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करनी है, कर ले। 2013 में जो बताया गया है वह वाकई में सेक्शन 210, कौन सा सेक्शन है भैया, सेक्शन 210, 210 इन कंपनी एक्ट 2033 सेक्शन 210 में बताया गया है कि कोई भी कंपनी रहेगी उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट इज द मस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। क्या बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी को गवर्न कैसे किया जाता है। तो क्या लिखोगे आप कि हाउ टू गवर्न फाइनल अकाउंट। ठीक है, ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट लिख लो। ऑफ गवर्न ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये कौन बात किया, सेक्शन 210 लिखते चलो आप लोग। ठीक है, सेक्शन 210 में इसके बारे में बात किया गया। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, और क्या बात किया गया, उसमें 5 अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। हाँ, उसमें 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 2020 का लास्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, तो वो हम कंपनी एक्ट वाले वीडियो में आप लोग को दे दिए हैं वहां पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेक्शन जो है 217, ये क्या कहता है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय द कंपनी। क्या कहता है सेक्शन 270 कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसके बारे में यह प्रोविजन करता है कि कैसे हम बनाएंगे और कैसे उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी।
तो ये भी लिख लो आप कि कैसे हम उसका निर्माण करेंगे और कैसे उसका निर्धारित करेंगे। 217 हमको ये बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सेक्शन 209 कंपल्सन करता है कंपनी को कि कोई भी कंपनी रही उसको कंपल्सरी है हर कंपनी को प्रॉपर बुक ऑफ एन अकाउंट विथ रिस्पेक्ट, कि हमको क्या करना है। 209 बताता है कि प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स यानी क्या, सब्सिडियरी बुक, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अच्छा, बात यह भी आती है कि अगर कोई नई कंपनी है सर, तो फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपरेशन करेगा। तो यह कहता है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 18 मंथ्स। क्या कहता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये क्या है सर? ये कौन सा वर्ड है इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करके अब ऐसी स्थिति में हो कि अब आप अपनी कंपनी को चला सकते हो। तो ये क्या कहता है? सेक्शन 210 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो 18 मंथ के अंदर इनकॉर्पोरेशन से क्या करेगा? बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 18 मंथ के इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत अपना क्या करेगा? फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करना अनिवार्य है। तो इट इज अ कंपल्शन, इट इज अ कंपल्शन या कंपल्सरी, कंपल्सरी टू द न्यू incorporation, new incorporated company to make a final account, to make a final account within 18 months in the date of, in the incorporation या from the, in नहीं, from the incorporation date। बात सुन नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बात कर लेते हैं हम लोग। यहां तक बात सुन आई सबको? चलिए, अब सेक्शन जो है हमारा 211, कौन सा सेक्शन? 211 यह बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारा किस तरीके से रहेगा। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमारा किस तरीके से रहेगा? कौन बताता है ये? सेक्शन 211। तो लिख लिया जाए, सेक्शन 211 ये बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट कैसा रहेगा, किस तरीके से हमको इसको बनाना है, यह कौन बताता है? हमारा सेक्शन 211। ठीक है, क्या बताता है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताता है कि कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है भैया, कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो, हो गया। ये कुछ बेसिक सी जानकारी रही जो हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पर। कंपनी अकाउंट को बनाते क्यों है ये समझे। ठीक है, अब आज हम लोग समझते हैं कि कंपनी को हम कैसे, कंपनी को हम कैसे लिखें, या कंपनी का फॉर्मेशन क्या है, या कंपनी का जो तरीका है
वो किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, आ जाए, चलिए। हाँ, ठीक है, क्यों बनाते हैं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी से आ जाओ। स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। क्यों स्टेक होल्डर समझते हो? अब फाइनल अकाउंट क्यों हम बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाने का पर्पज क्या है या क्यों हम इसका निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो कंपनियां है ना, उसके ढेर सारे पार्टीज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अंत में जब हम प्रोसेस बताए थे तो आपको ये बताया था ना कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमको कुछ कम्युनिकेटेबल इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ आधार मिल जाता है कि अब हमारे पास कोई ऐसी सूचनाएं हैं जिसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको आगे की गतिविधि कैसी करनी है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, होने भी नहीं चाहिए। आ जाओ। स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं। दूसरा क्या है, देखो, ये है ऑब्जेक्टिव क्यों बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आपको एक एक करके बता देते हैं जल्दी से। कभी कभी प्रश्न हो सकता है यहां से पूछा जाए। करेंट ओनर्स के लिए क्यों बनाते हैं? भाई हमारे जो ओनर हैं उनके लिए क्यों बनाते हैं। और ये इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर के अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या कहोगे, जो ओनर है वो कैसे है, हमारे इंटरनल है। ठीक है, फिर क्या है, टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड वेल्थ ग्रो, बताया ही अभी भाई, बताया ना। अच्छा, फिर क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए उनको, इसलिए लाइक्स टू नो एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, और वो कंपैरिजन कर सके कि पिछले जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड था और आज के अकाउंटिंग पीरियड में हमारी संस्था का स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, लिखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, समझो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैनेजर, ये भी इंटरनल पार्ट है। फिर क्या है, करियर, उसको करियर के लिए देखना है कि भाई क्या है, हमारे एम्प्लॉयर के लिए या हमारे जो इसेंशियल एक्ट है एजेंट ओनर्स के लिए, उनको हम कितना और पैसा दे दें कि वो हमारे लिए यहां पर सस्टेन करें। फिर क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, वही चीज है भाई, रिपोर्ट कार्ड, इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, पोजीशंस के लिए। गुड। गवर्नमेंट, अब ये कैसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। इसको फाइनल अकाउंट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह देख सके कि हमारा रेगुलेटरी जो है वह रेगुलेशन हम कर रहे हैं तो वह पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के इश्यूज को सही ढंग से सॉल्व कर रही कि नहीं, इसलिए फाइनल अकाउंट की जरूरत पड़ती है अगर हम बात पर्सपेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा भैया, वही चीज यहाँ पे लिखी है, राइट्स ऑफ और स्टेक होल्डर्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं, कि जितने और अन्य हमारे स्टेक होल्डर हैं, हित धारक हैं, स्टेक होल्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, हित धारक, जो अन्य है वो डूब तो नहीं गए, क्या उनके पास जो रेगुलेटरी हमने बॉडी मेंटेन किया है कि उसी के अकॉर्डिंग चीजें चल रही कि नहीं चल रही। तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ये कहता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। देखो सबका रूल अलग अलग है, प्रीडिफाइंड है। हाँ, कि अगर रेगुलेटरी बॉडी है भाई तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो। प्रोस्पेक्टिव ओनर, कुछ ऐसे ओनर होते हैं जो सोचते हैं कि अब हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, यानी ऐसे ओनर जो भविष्य के संदर्भ में कहते हैं कि वो हमारे ओनर बन सकते हैं। तो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर उनको क्या जरूरत है, वो क्या करेंगे, ये कौन सा फैक्टर है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, सॉरी, ये एक्सपेक्ट करता है मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस विद अ व्यू टू मेक हिज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ ग्रो, हम अपना जो संपत्ति है उसको बढ़ाएंगे, ये हमारा क्या होता है, सोचने का तरीका होता है। फिर क्या, ही इज इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, वह यह जानने की इच्छा रखता है कि भैया पिछली की जो हमारे पास स्थिति थी अगर वह सही है तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। तो ग्रेजुअली वो क्या करता है, अपने बातचीत को रखता है। बैंक एक्सटर्नल है, भाई देख रहा है कि इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो प्रिंसिपल वेल्थ पे पीरियोडिकली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या अगर हमसे लोन वगैरह लिया है तो उसका वेल्थ कितना है और वह देने में सक्षम है कि नहीं है, या अगर हमको लोन देना है तो क्या कोई हम कोलेटरल, मतलब कोलेटरल को क्या कहते हैं,
हिंदी क्या होता है कोलेटरल का यार? मतलब ये जो नहीं मतलब मान लीजिए हमने बंधक, कोलेटरल मतलब होता है बंधन, बंधन कुछ बंधन रखना। नहीं, जैसे मालूम नहीं होता गांव में लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, सोना चांदी रख देते हैं, गिरवी। गिरवी तो दूसरा टर्म है, मतलब बंधन रखना, उसके बदले में एसेट रखकर आप मनी को लो। ठीक है, अब कंपनी जो बैंक वाला है वो भी तो देखेगा ना, देखेगा कि नहीं देखेगा कि क्या आप जिसको दे रहे हैं वो रिपे करने के इच्छुक है कि नहीं, रिपेमेंट करने के लिए उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं है। हाँ, कर सके ना, समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो ये बात किसकी है, एक्सटर्नल की, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर लिया। तो ये कुछ हमारे क्या है, पर्सपेक्टिव है जी, क्या है, पर्सपेक्टिव है। ठीक है, क्या है, पर्सपेक्टिव है। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने बताया, यहीं पे ये लिखा है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विद दैट आर रिकॉर्डेड जर्नल एंट्री में। फिर क्या, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जो जर्नल में बताया गया है, सारी चीजें यही पे बताई गई है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर किसे कहते हैं ये सब बताया गया है। ठीक है, बात समझ आई? सारी चीजें जो हमने बताया तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है? ठीक है, और ये हमको मालूम कैसे चलेगा कि रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू क्या है और कैपिटल हमारा कैपिटल क्या है? इसकी भी तो रिक्वायरमेंट चाहिए ना। कभी आप लोगों ने सोचा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ट्रेडिंग, अच्छा कभी कभी ये भी आप सुन लेना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलते हैं, और वो ट्रेडिंग ऑलरेडी होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, चीजों को इनडायरेक्टली, जो चीजें हमारे पास संस्था को प्रभावित करते हैं, या ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनडायरेक्ट नेचर की हो, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे रेवेन्यू जो इनडायरेक्ट नेचर की हो, उसको हम कहा करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बताओ, हम जो तीसरा अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताए थे गोल्डन रूल में, जिसे हम कहते थे नॉमिनल अकाउंट, उसके ढेर सारे मद तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ ही जाएंगे ना। तो पढ़ने का तरीका है, अगर जिसका बेसिक्स सही रहेगा वो अकाउंटिंग को चुटकियों में उड़ा ले जाएगा। ठीक है, चाहे कितना बड़ा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो क्या कहता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन अकाउंटिंग इज बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। क्या होते हैं ये, देख लेते हैं जल्दी से। The distinction has important implication of for making the trading and the profit and loss account and balance sheet. The revenue items form part of the trading and profit and loss account. The capital items help in the preparation of a balance sheet. ये तो बस ये बताया है कि इसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं, मगर कैपिटल को कैपिटल हम क्यों कहेंगे, इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी, कि वह मुद्रा का धन, वह वेल्थ जो मॉनेटरी कंसीडर में हो, और हम इन्वेस्ट करते हैं इस आशा के साथ कि हमको प्रॉफिट होगा, वही होता है हमारे लिए कैपिटल, वही तो पूंजी, वही तो पूंजी। गलत कह रहे हैं? इसीलिए ना कैपिटल और लायबिलिटी एक तरफ दिखाते हैं और संपत्ति एक तरफ दिखाते हैं कि नहीं? जब हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, एसेट्स बराबर व्हाट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो कहता है। हाँ, इसीलिए सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? पृथक व्यवसाय का अस्तित्व। हर चीज एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ो, आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्यों हम करते हैं, क्यों, कैसे हुआ, हमेशा क्यों रखो, और क्यों का ढूंढने का उत्तर प्रयास करो। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज थोड़ी ना आ गया और हम पढ़ रहे हैं कि वही बस पढ़ ही लिए, ऐसा नहीं होता ना। आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम बच्चों को इतना तो बताओ। हाँ हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैपिटल, बिल्कुल, कि कैपिटल और रेवेन्यू को हम जनरेट करते हैं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, रेवेन्यू इतना है तो प्रॉफिट कितना है। देयर आर सो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, अंतर होता है। जब नहीं, रेवेन्यू तो होता है कि आपने जो सामान बेचा उसके बदले में पैसे के रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ, मगर प्रॉफिट उसका कॉस्ट घटा के, उसमें जो टैक्स वैक्स लगता है वो घटा के, तब ना हमको प्रॉफिट मिलेगा।
जैसे ये बॉटल मान लो हमने क्या किया, बॉटल की बिजनेस किया है। अब एक बॉटल 10 रुपए का है, 100 बेचा, 1000 आया, तो 1000 हमारे पास क्या है, जनरेशन है, रेवेन्यू है, ये हमारे पास आगम है। रेवेन्यू को हम हमेशा टर्नओवर के रेशियो से डिनोट करते हैं, टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरेट करते हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, या उसमें कास्ट इंक्लूड होता है, मगर जब हम कास्ट को इंक्लूड करके हटा दें, टैक्स वैक्स हटा दें, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो एक्चुअल बैलेंस बचता है वही तो होता है प्रॉफिट। तो अंतर है ना प्रॉफिट और रेवेन्यू में, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू का मतलब आप कह लो कि भैया बस हमारा रेवेन्यू, बोलते हैं ना कितना रेवेन्यू है, मतलब भैया कितना पैसा मिला। अब इसमें तो कास्ट भी हमारा लगा है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर सब समझते हैं, तो इस पे क्या मतलब है, कोई गुणा गणित लगाना नहीं है। एक्सपेंडिचर सब समझते हो ना भाई, व्यय, व्यय करना। चलो अब देखो, बात अब आती है कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, इसमें हमको अंतर करना पड़ता है। कैपिटल अगर हमको इंटेंसिव करना है तो इसका मतलब है कि हमको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और यह लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है, लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल में इंक्रीमेंट करने के लिए आपने क्या एक्सपेंडिचर किया है, नहीं। और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने उसमें कितना एक्सपेंसेस किया है, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यह शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑपरेशन में यूज होता है। बात नहीं आया आपको समझ में। जब हम लॉन्ग टर्म फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, कैपिटल को एक्सटेंड करने के बारे में बात करते हैं, कैपिटल के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए बात करते हैं, और हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ऐसे नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, इसलिए कि हमारी संस्था का ऑपरेशन बंद ना हो जाए, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए कुछ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लेते हैं जल्दी से, डिस्टिंक्शन ये जरूरी है इसलिए बताना मैं मुनासिब समझ रहा हूं, ठीक है। यूजीसी नेट तक के एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। बस नहीं, ये अर्निंग कैपेसिटी के लिए क्या करता है, बिजनेस को इंक्रीज करता है। आपका लैंड है, प्लांट है, प्लांट में और प्लांट आप जोड़ोगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी ना, जबकि ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है उस अर्निंग कैपेसिटी को। रिपेयर करवा दो, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट, बता दिया, एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है ना, इसको एक्वायर्ड करना, खरीदना है, तो क्या होगा, ये हमारा बढ़ेगा, कैपिटल जनरेशन होगा। बात समझ आई। वेयर एज कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड डे टू डे कंडक्ट, बताया ही कि डे टू डे कंडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए जरूरी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जनरली रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कैसा होता है, रिपीटिंग होता है। एक्सपेंडिचर जब करोगे ना तो बार बार, डे टू डे, आज की जरूरत है तो कल की भी जरूरत होगी, मगर हमको बताओ रोज रोज लोग घर बनाते हैं क्या, प्लांट कोई रोज रोज खरीदता है क्या, गाड़ी रोज रोज लोग खरीदते हैं क्या, नहीं ना। तो ये भी एक क्या है, उसका नेचर है। फिर क्या कह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक बार तो लगाते हैं अच्छा खासा पैसा और उसका प्रॉफिट हम वर्षों तक करते हैं, जबकि रेवेन्यू क्या होता है, नॉर्मली बेनिफिट्स वन अकाउंटिंग ईयर। लास्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, whereas revenue expenditure subjects outstanding and prepaid amount is transferred to trading and profit and loss account। बात समझ आई रुद्रा, समझ आई, मजा आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते आ रहा है, तो ये बताओ, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि एडवर्टाइज का जो नेचर होता है, एडवर्टाइज ये रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर, या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, किस कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, एडवर्टाइज। कैसा होता है ये, हाँ, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्थगित आयगत व्यय। रेवेन्यू को क्या कहते हैं हिंदी में, आयगत व्यय।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आयगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय। और अगर एडवर्टाइजमेंट का पैसा ज्यादा रहा और हमने एक्सपेंड किया, भाई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर हमारा पैसा ज्यादा रहा है एडवर्टीजमेंट में तो वो क्या होगा, स्थगित आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय के नाम से जानते हैं। अगर पैसा छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का होता है, ठीक है। हाँ, पैसे पर नहीं, वो डिग्री ऑफ एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो वो ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। और ऐसे छोटे मोटे जैसे यूट्यूबर्स को किसी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा फिर? अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, अच्छा पूछ रहे हैं क्या आप हमसे? अच्छा हमने सोचा कि देखो एडवर्टाइजमेंट का मतलब पब्लिसिटी नहीं होता, अंतर होता है दोनों में। पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं गुरु, ठीक है। जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसके बारे में वहां में चर्चा कर लो। वन वर्ड ये करेंगे कि वो डिग्री ऑफ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यही ना। अब ये देखो कैपिटल का नेचर क्या होता है, कितना बताया, वो फिक्स्ड रहता है। एडवर्टीजमेंट क्या फिक्स्ड रहेगा क्या? नहीं ना, लेकिन इसके भी इम्पैक्ट तो कई एस्पेक्ट है, मगर मेन एस्पेक्ट क्या होता है, एक कहते हैं उद्देश्य क्या है आपका, हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, पढ़ना, मगर क्या पढ़ना ही उद्देश्य है? सिलेक्शन होना हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य इनकम अर्न करना भी तो है कि हम सिलेक्शन होने के बाद इनकम अर्न करेंगे। अब इन दोनों उद्देश्यों में ये देखना होगा कि महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, तो आपका अर्न तभी करोगे ना जब आप सिलेक्ट होगे कहीं, पैसे तभी कमाओगे। हाँ, जबकि अगर हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं बिल्डिंग की तो हर साल नहीं कराते, इसीलिए तो रिपेयरिंग का नाम लिया ना, उसका क्या नाम लिया, व्हाइट वॉश ऑफ क्यों कराओगे, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स की जो टाइम है उसको मेंटेन कर रहे हो, तो मेंटेनेंस चार्ज कहाँ आते हैं, रेवेन्यू में जाएगा। रोज रोज करते हो मेंटेनेंस, जब किसी एसेट्स की, बिल्कुल कर रहा हूं, आप नेचर नहीं समझ पा रहे हो। नेचर में क्या बोला, नेचर आपको ये समझना है, अच्छा डिफरेंसेस में, हाँ क्या, revenue first point, हाँ revenue expenditure is encourage maintain the earning कैपेसिटी, तो यानी ये हाँ व्हाइट वॉशिंग मेंटेनेंस में आएगा, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी वो डिफरेंट करता है कि आपका डिग्री, आप देखो एक ही ये डिफरेंस नहीं है, ये 5 डिफरेंस है। अब आदमी है, आदमी को कहोगे कि 2 हाथ है, हाँ डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग है, ये सब इसके नेचर है। हाँ तो जब हम व्हाइट वॉशिंग करें तो 1 ईयर से ज्यादा हो जाता है, वही कह रहे हैं ना, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा कि कोई जरूरी नहीं है, ये इसके एस्पेक्ट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये एडवर्टाइजमेंट और व्हाइट वॉशिंग ये दोनों आता है। आप किस कॉलम में, हाँ किस कॉलम में इसको रखोगे, एक्सपेंडिचर में रखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो वहां पर हमको ये देखना है गुरु कि प्रॉफिट कितने साल तक मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात नेचर कैसा है, कौन से मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसका डिग्री कैसा है, 1,000 रुपए हम डिग्री में लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगा रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, अमाउंट कितना है, अमाउंट ये भी मैटर करता है। इसीलिए हमने क्या बोला, स्थगित आयगत व्यय, इसका मतलब होता है ऐसे व्यय जिसका उपयोग हम आने वाले, आयगत नेचर के होते हैं, मेंटेनेंस, भाई आपने मेंटेनेंस के बारे में बात किया, ऐसे व्यय जो आने वाले कुछ साल तक हमारे लिए बेनिफिट देते हैं, वह पूंजीगत नहीं होते मगर स्थगित होते हैं, यानी हमको उसको हर साल क्या करना पड़ता है, उनके हिस्से का एडवर्टीजमेंट, जैसे मान ली 5 लाख हमने लगाया, बिग अमाउंट ना 5 लाख, जैसे डेप्रिसिएशन भी है, हाँ डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, ये भी पूंजीगत लॉसेस होते हैं या तो, अब आप बताओ। क्योंकि सर ऐसे एकदम क्वेश्चन आता है विज्ञापन व्यय है डैश कर, हाँ हाँ उसके बाद ऑप्शन ए दे देगा पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, दोनों, ऑप्शन सी, हाँ ऐसे करके, हाँ ऑप्शन ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम उसको नेचर देखना है ना,
कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस का नेचर कैसा है। सर वहाँ वन लाइन में तो नेचर नहीं एक्सप्लेन होगा। नहीं बिल्कुल, अब तो वो देख, अगर ऐसा देता है तो जनरली हम ऐसा उसको, कई बार मैंने अगर क्या अगर ऐसा देता है तो जनरली हमको क्या मानना है, सिंपल, आएगा सिंपल, जब हम Very कॉन्सेप्ट simple. कंसीडर करते हैं कि व्हाइट वॉशिंग कई साल तक इफेक्ट रहता है, हाँ, उसका असर रहता है, तो मगर क्या वो क्या है, व्हाइट वॉश वगैरह कराते हो तो जनरली 1 साल 2 साल के बाद फिर कराना पड़ता है ना। नहीं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी वो तो कई सालों में एक बार करवाते हैं। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उनको करोड़ों खर्च लग जाते हैं पुट्टी कराने में। हाँ, वही कह रहे हाँ? हैं। तो मगर क्या ऐसा- हमको ये देखना है कि हम देखिए क्यों करते हैं। कैपिटल का मतलब पहले हमने बता दिया, इसीलिए कि कैपिटल पर हम एक्सपेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कैपिटल के अर्निंग कैपेसिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अय्यासी थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दो और उस पर कैपिटल आपके पास बहुत पैसा लगाओ, कौन इसमें मना कर रहा है। मगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टर्मिनोलॉजी किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब जो काम हमारा टीन छप्पर में हो जाएगा वो काम इसमें भी हो रहा है, और वही काम हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनाने में, तो एक रेशनल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या करेगा, टीन छप्पर लगवाएगा कि बहुत बड़ा बिल्डिंग लगवा देगा। टीन छप्पर पे अगर काम हमारा हो रहा है इजली तो होने दो ना, क्यों इतना बड़ा इन्वेस्ट करना। आगे आप पढ़ोगे, हालांकि आप नेट होल्डर हो तो आप पढ़े ही होगे, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल डिसीजन का है। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, एक वाटर कैपिटलाइजेशन। हाँ, वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी ऐसे याद आ गया मुझे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना गुरु, ये वास्तव में हम कहाँ यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमको रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, और ये अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन की जो थियरी वगैरह है, ये हम कैपिटलाइजेशन में पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ते हैं कि हाँ क्या आगे हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वगैरह में पढ़ते हैं, शेयर कैपिटल में बिजनेस फाइनेंस का सेक्शन वो हो जाता है, मगर कुछ तो पार्ट यहाँ पे भी है ना। वो हायर एजुकेशन में आप जाओगे, जब आप हायर वगैरह दोगे तो वहां वो सब चीजें पढ़ना है। फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन होते हैं ना, 3 तरीके के डिसीजन होते हैं, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो बात कहने का मतलब ये है कि हम जब इसको करते हैं, नेचर देखते हैं, और नेचर के बाद अमाउंट ऑफ डिग्री देखते हैं कि उनकी किस डिग्री पर कितना अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं दिया है तो सामान्य सी बात है भाई, नहीं दिया है तो आएगा तो मार लो। ठीक है, और सुन नहीं, इसीलिए देखो क्या कहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के कैपेसिटी को बढ़ाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, ये मेंटेन करती है अर्निंग कैपेसिटी को। लाइट ना है, सर इसकी एक कॉपी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ले लो। हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस नेचर पे क्या बोलता है। हाँ भैया, आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये देखो, अगर ये इसको आप कर लोगे तो फिर सही रहेगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था ना, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, और इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, बस नहीं, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, टू प्रेजेंट a ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। ट्रू एंड फेयर, ये बार बार पूछा जाता है कि ट्रू एंड फेयर यानी सही एवं उचित जो है, यह क्या करना है हमको, परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। रुद्र आ रहा है ना समझ में, टू प्रेजेंट a ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड, ये तो हमको क्या बताया, परफॉर्मेंस बताया। अब ट्रू एंड फेयर हमको क्या बताएगा, उसका पोजीशन, स्थिति, यह भी बताना है और ये भी बताएगा। फिर क्या, फॉर दिस पर्पज द फर्म यूजुअली प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, बात सुन नहीं। अब इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो दोनों टॉपिक है इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में बातचीत करेंगे। ठीक है, हाँ टाइम यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, 9:30। जो ट्रू एंड फेयर है, हाँ, ये हमें यहीं से मिलता है या ट्रायल
बैलेंस मिल जाता है? नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन हम आता है चेक द करने, मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट बिल्कुल इसीलिए, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रू एंड इसीलिए फेयर। हम बात क्या किए थे, आप शायद भूल गए हो, आप थोड़े लेट से ज्वाइन हो, इसीलिए तो हमने बात किया था क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स की। और रेक्टिफिकेशन होने के पूरे पूरे संभावना कहाँ रहती है, ट्रायल बैलेंस में। और सस्पेंस अकाउंट कहाँ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ही बनता है शायद जब हाँ मैच कर पाते हैं। हाँ, ठीक है, अल्टीमेटली बनाते ट्रायल बैलेंस में ही है, नहीं मिलता है तो वही मुनकवा रखते हैं ना, उचन उचंत खाता ना, ऊंच नीच हो गया, कर दो उसमें, डाल दिए, बैलेंस मिल गया। फिर लास्ट में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो छोड़ते भी नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो तोड़ना भी पड़ेगा उसको और छोड़ना भी पड़ेगा, मिल जाता है। आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है कि ट्रू एंड फेयर हमको कहाँ, इसके आगे मैंने जितना बताया, ट्रू एंड फेयर का नाम लिया था क्या, नहीं ना, यहाँ पर लिया हूं ना। और यह हमको 209 बताता है, सेक्शन 209 2010 में जब सेक्शन के बारे में हम रेफरेंस देते हैं तो इसका मतलब है 211 9 10 11 ये तीनों इसी पर फोकस किया है कि भैया ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, और नहीं तो थप्पड़ लगेगा, थप्पड़ मतलब पेनलाइज करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि तलपट के रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर बात किया गया है कि अंतिम खाता के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, आप क्या कहोगे, सर ट्रायल बैलेंस के भी आप तो ये फाइनल अकाउंट्स बनते हैं बिहाफ के नहीं, हेल्प से, हेल्प और बिहाफ में अंतर होता है। अगर आप ट्रायल बैलेंस ना बनाओ और फाइनल अकाउंट बना दो तो लोग पूछेंगे भैया फाइनल अकाउंट बनाने का आधार क्या है, वही चीज है। ठीक है। तो जब आधार ही नहीं है, आधार ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन अगर वहां पे ट्रू है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रू होगा। अगर वहां पे वो कभी कभी मैनिपुलेट, इसीलिए ना आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस हमको यह अवसर ही नहीं देता कि हम एडजस्टमेंट कर सके, मगर मगर फाइनल अकाउंट हमको एडजस्टमेंट करने का अवसर देता है ना। 11-12 पढ़ चुके हैं एडजस्टमेंट, 11। अब बताओ, अगर हम एडजस्ट कर ले रहे हैं तो एडजस्टमेंट इंसान क्यों करता है, क्योंकि सत्यता प्रमाणित हो ना, कुछ कमियां रही होंगी तभी तो एडजस्ट किया। तो ट्रू एंड फेयर इस रीजन से भी यहाँ पर सही है ना। अब कल की क्लास में हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसको बनाने की जरूरत वाकई में पड़ी थी। एक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हमको दिख गई, माइंड में उस टाइम नहीं आया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आता है, कैश फ्लो आता है, फंड फ्लो आता है, ये सब भी आता है, ठीक है। तो आप इसको भी इंक्लूड कर देना। कभी कभी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या नहीं है, ठीक है। तो लोग वहां पे गोल गोल बच्चा खा जाते हैं, ठीक है। मजा आया, पढ़ते हैं फिर इनकम टैक्स का रिटर्न करते हैं ITR, हाँ। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसी के बिना पे होते हैं। क्योंकि देखो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए होगा, फाइनेंशियल, फाइनेंस मतलब क्या होता है, वित्त, वित्त जानते हो ना, वित्त, अंतर होता है वित्त। क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग दुकान पे साइबर कैफे में जाते हैं, कहते हैं यार हमें वो बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। हाँ, तो स्टेटमेंट हो मतलब होता है विवरण, क्या होता है, विवरण, डिटेल्स। और फाइनेंशियल मतलब क्या, वित्तीय संबंधी विवरण। अगर हमको विवरण दे, विवरण का मतलब क्या कि ढेर सारा इंफॉर्मेशन दे हमको किसी पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, किसी एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हमको ढेर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमको विवरण ही देना पड़ेगा। हम कहते हैं आपका नाम क्या है, आप बताते हो अपना नाम, बिन पूछे ही बता देते हो, पापा का नाम बिन पूछे ही बता देते हो। मैं बोलता हूँ ना, विवरण मत दो मुझे बेटा, बस आप अपना नाम दो, ठीक है। तो विवरण मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। एंड हम यहाँ पर स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपका नाम पूछ रहे हैं तो हमको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। और स्पेसिफिक नॉलेज हमको कहाँ मिलता है, प्रॉफिट कितना हुआ। और स्टेटमेंट क्या बताता है, प्रॉफिट कहां कहां से हुआ, घाटा कहां कहां से हुआ, इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। डेबिट में लिखे इतना घाटे वाले रकम, प्रॉफिट में लिखे इतना घाटे वाले रकम, एसेट में लिखे इतना एसेट, लायबिलिटी में लिखे इतना लायबिलिटी, ये स्टेटमेंट ही तो है। अक्सर वहां पे आपकी क्लास है जी, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जुड़े रहिए आप लोग, ऐसे ही मिलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।